हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्सन पॉइंट। मैं हूं कुमार ओनिस। तो एसटीईटी एग्जाम 2011 में ज्योग्राफी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स का जो वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया साथियों, और उन सब का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ना आप हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देख सकते हो। और ठीक है साथियों, तो ये आपका भूगोल का होगा और ये आपका प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। इसको देखने से ठीक है आपको एक ये भी महसूस होगा, ठीक है, आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन ओरिजिनली किस ढंग से पूछे जाते हैं। और एसटीईटी का यदि आप रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने होंगे 7909089503 7909098503। ठीक है। और जिसका फी है मात्र 99 रुपीज़। तो ठीक एसटीईटी का यदि आप रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना नाम, अपना जिला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख करके। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्न में कौन लवणीय झील है? निम्न में कौन एक लवणीय झील है? डल झील, गोविंद सागर झील, वुलर झील या सांभर झील? इनमें कौन एक लवणीय झील है, यानी खारे पानी की झील है? तो आपका बताइए अब क्या आ जाएगा? सांभर झील, ऑप्शन नंबर डी। सांभर झील जो है ना वो राजस्थान की झील है और ये एक लवणीय झील है। ठीक है, सांभर झील जो है ना एक लवणीय झील है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डल झील जो है ना, डल झील आपका ये श्रीनगर में है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। गोविंद सागर झील ये आपका जो है ना हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए गोविंद सागर झील जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिले में। और यह एक मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों का 10th गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। उलट झील कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में ना, ऑप्शन नंबर डी, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में जो है ना भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब सवाल ये बनता है कि ठीक है यहाँ पे अन्य जो ऑप्शन है ना, कलपक्कम, नरौरा, ये सब किस राज्य में है? तो देख लीजिए, कलपक्कम आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर आपका, ठीक है देखिए ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है राजस्थान में और तारापुर आपका महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, राणा प्रताप सागर या रावत भट्टा। अगला सवाल, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये लेहमान ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो था ना हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे जो आपके एक और ऑप्शन है गुटेनबर्ग। ठीक, गुटेनबर्ग, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने छापा खाना का आविष्कार किया था। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया था और ये जर्मनी के रहने वाले थे, मेजनगर के। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाते हैं? तो मैदान, पर्वत, जल या पठार। देखिए तो नीला रंग जो है ना, नीला रंग इसे दिखाते हैं हम लोग जल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नीला रंग जो है ना ये जल को दिखाता है ना, वाटर की कहाँ पे आपका पानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। भारत की जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है भारत का जो आपका आबादी घनत्व कितना है ये? तो ये आपका हो जाएगा 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए ओरिजिनली आपका ये है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो आप 25 कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है साथियों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक में कितना था आपका? 324 व्यक्ति था और 2011 में कितना हो गया? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया आपका ये। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ना बिहार है आपका, जहाँ पर 1102 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और दूसरा आपका है बंगाल, जहाँ पर 1029 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो है सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है और 2 नंबर पर आपका बंगाल आता है, बिहार और बंगाल। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहाड़ों पर जो है ना, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती बना करके सोपानी कृषि होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे बताइए स्थापित किया गया था? बरौनी, गुवाहाटी, डिगबोई या मथुरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में जो है ना इंडिया का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग या टाटा लौह और इस्पात कंपनी? तो बताइए भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन साथियों? तो ये आपका है टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ठीक है, टिस्को जिसको हम बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं इसको। देखिएगा, टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को भारत का सबसे पुराना लोहा और इस्पात केंद्र रहा है। 1907 में स्थापित यह एक निजी उद्यम है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के सिंहभूम जिले के साक्ची में की गई थी। यह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में यानी भोपाल गैस कांड में जो है ना किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का ना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये घटना कब का है? तो 3 दिसंबर जो है 1984 का घटना है आपका। ये 1984 का साथ ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, जहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है गैस का रिसाव हो गया था। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का रिसाव हुआ था। ठीक, जिसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती या गोदावरी? इनमें कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, भारत में नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा भी और ताप्ती दोनों। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जाड़े में जो है ना तमिलनाडु के तटीय भागों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या बोलते हैं? तो काल बैसाखी बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी आपको आ जाएगा काल बैसाखी। तो मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को बोलते हैं काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और यदि आपका सवाल आ जाएगा कि मई जून में जो है ना उत्तर भारत में चलने वाली आंधी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लू। ठीक है, उत्तर भारत में बोलते हैं लू और बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 1972 ईस्वी में जो था ना 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और इसके अगले वर्ष जो है ना 1973 में जो है 1973 ईस्वी में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका योजना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर तो ये आपका शुरू हुआ 1973 ईस्वी में, यानी बाघ बचाओ परियोजना। भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका, राजस्थान में है। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल नीचे है। पहला बार क्या होगा? केवला देवी। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। रणथंभौर भी आपका, ये भी आपका राजस्थान में है। तो केवला देवी, रणथंभौर। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, दर्रा। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा कौन है? निम्न में दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा कौन है? तो पालघाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, पालघाट। ठीक है, पालघाट जो है ना, पालघाट ये दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नाथुला, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए था ना, नाथुला दर्रा, बताइए ये कहाँ पे आपका? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, सिपकिल्ला है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी ठीक है आपको, देखिए ये भी आपके ऑप्शन में है यहाँ पे, नाथुला, बोमडीला, सिपकिल्ला। तो नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडीला
अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला जो है ना, सिपकिला ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, पालघाट ये केरल में है, ध्यान दीजिएगा, पालघाट केरला में है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बहुत बड़ा दर्रा है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक साथियों, तो पालघाट जो है ना, ये केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने का काम करता है। पालघाट ठीक ये केरला में, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते, जिन्हें क्या कहते हैं? भारत के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं झूम कृषि। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना, झूम कृषि बोलते हैं। यानी 2-3 वर्षों पर जो है ना स्थान बदलकर खेती करने को बोलते हैं झूम कृषि। और झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? तो पोडू। ठीक है, पोडू कृषि, ठीक है, या उसको बोलते हैं घुमंतू कृषि। ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अभी जो पर्यावरणीय बदलाव हो रहा है ना, जो आपका वातावरण में गर्मी बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? समंदर के जल में वृद्धि, हिमनदियों के अस्तित्व पर संकट, नदियों में बाढ़ की स्थिति, या सभी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। ठीक है सर, ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग से भविष्य में समुद्र का जलस्तर में वृद्धि भी आपका पॉसिबल है, हिमनदियों के अस्तित्व पर संकट भी है, और नदियों में बाढ़ की स्थिति भी आपका आ सकता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र जो है आपका नंबर 1 पे है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पूरे देश में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये सारे सवाल जो है वर्ष 2011 के एसटीटी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 2005 में दिया गया था ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। वर्ष 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए सर, ये आपके बुक में दिया होगा 8, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ना 8% कितना आपका हो गया? तो 9 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं महासागरीय गर्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को बोलते हैं महासागरीय गर्त। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जिम्मेवार है? भारत में मानसून आगमन के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति जिम्मेवार है? तो वायु का निम्न दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वायु का निम्न दाब जो है ना, ये मानसून के आगमन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? वृष्टि छाया प्रदेश से क्या मतलब होता है? तो पर्वत के विमुख प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पर्वत के विमुख प्रदेश। निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? पेरियार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर या रणथंभौर? निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य साथियों? तो इसका भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, पेरियार। ये पेरियार जो है ना, पेरियार अभ्यारण्य जो केरला में है, ये हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखिए ये बाकी जो अभ्यारण्य देखिए 21 राज्य में है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय राज्य केरला में है। ठीक है साथियों, तो पेरियार जो है ना आपका हाथी के लिए फेमस है और केरला में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है और रणथंभौर राजस्थान में है। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। अब देखिए साथियों इसके बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी पाकिस्तान का सबसे लंबा
और राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सिंधु नदी जो है ना 3 देश से होकर बहती है, कौन कौन, तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान जो है ये 3 देश से बहती है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहती है। मापनी में हर व्यक्त करता है किस चीज़ को, मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी, मानचित्र पर की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मापनी में हर जो है ना, हर जिसको हम लोग बोलते हैं अंश और हर, तो ये धरातल की दूरी और मानचित्र पर की दूरी, ठीक है, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मापनी में हर जो है ना ये धरातल की दूरी और मानचित्र का दूरी दोनों दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है कैसा, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, एक विधि या तंत्र, एक मॉडल, एक उपागम या एक सिद्धांत। तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन जो है ना एक उपागम है आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एक उपागम, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है, कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा मतलब क्यों होती साथियों, ठीक है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, ऐसा मत सोचिए, चूँकि अभी ठीक आपका एग्जाम का टाइम है। तो बताइए कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, बताइए क्यों, तो एल नीनो के कारण। क्यों साथियों, एल नीनो के कारण, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एल नीनो के कारण जो है सामान्य से कम वर्षा होती है कभी कभी, एल नीनो, ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, तो गोदावरी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी जो है ना, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी नदी को। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम से ना, ऑप्शन नंबर डी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, तो इसका कारण क्या था, मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित करने के पीछे कारण क्या था, मुंबई एक बंदरगाह है, पतन है, या कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर अगर डी हो जाएगा सभी हो जाएगा ना, क्योंकि मुंबई एक बंदरगाह भी है, या कपास क्षेत्र के निकट भी है, मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, गंडक परियोजना का निर्माण मतलब किस स्थान पर हुआ, मोतिहारी, बेतिया, छपरा या वाल्मीकि नगर। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। गंडक जो है ना, गंडक परियोजना ये वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, निम्न में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में यानी ईख के उत्पादन में अग्रणी है, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास या दरभंगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पश्चिम चंपारण जो जिला है ना ये गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, बिहार राज्य की कितनी परसेंट आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है साथियों, देखिए अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य की 80% आबादी जो है ना कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुक के अनुसार, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ना ये आंकड़ा कुछ कम हुआ है, ठीक है ना। और अब भी जो है ना एट प्रेजेंट यदि बात करें तो ये आपका हो चुका है 70 to 75%, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अजैव या जैव। बताइए साथियों कोयला जो है ना, बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये आपका हो जाएगा अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कोयला जो है ना अनवीकरणीय रिसोर्स है, ऑप्शन नंबर बी। और ठीक है, तो इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोयला जो है ना, कोयला को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये कोयला का जो है 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो आपका होता है एंथ्रासाइट, और सबसे खराब होता है पिट कोयला। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा रिसोर्सेज है, सौर ऊर्जा जो है निम्न में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अचक्रीय, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका है अक्षय, ठीक। सौर ऊर्जा जो है ना ये होता है अक्षय रिसोर्स,
ठीक है ना। सौर ऊर्जा साथियों क्या होता है आपका, तो ये आपका होता है अक्षय संसाधन होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा NT, इनमें से कोई नहीं। देखिए सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन है, यानी कि जिसका कभी क्षय न हो। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहते हैं, महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, पैंजिया, गोंडवाना लैंड, या इनमें से कोई नहीं। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा गया, तो पैंजिया बोला गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना, पैंजिया बोला गया, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक साथियों। और नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे आपका है बंगाल, यानी सबसे अधिक घनी आबादी बिहार में निवास करती है और इससे कम बंगाल में। और यदि बात करके सबसे अधिक आबादी किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो है ना, यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, लगभग 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा बिहार का स्थान 3rd नंबर पे। और सबसे कम आबादी किस राज्य का है, तो सिक्किम का, ठीक है। देखिए तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, और ये जो है ऊपर में दिया है, एक बार आपको ठीक है पढ़ कर बता दिया गया है, ठीक है। PDF जो है ना आपके अवेलेबल करा दिया जाएगा, PDF ले करके इसको भी आप पढ़ लेंगे। भारत की जनसंख्या में प्रति मिनट कितने व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, भारत की जनसंख्या में प्रति मिनट कितने व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, तो लगभग आपको यहाँ पर हो जाएगा 29 व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत की आबादी में जो है ना प्रति मिनट लगभग 29 व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और विश्व में, ठीक है, विश्व में जो है ना प्रत्येक 6 में से जो है ना 1 व्यक्ति भारतीय है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेपाल की सीमा भारत में किस राज्य से मिलती है, नेपाल की सीमा जो है पता है इनमें से किस राज्य से मिलती है, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से जो है ना नेपाल का बॉर्डर लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम से जो है ना नेपाल की सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, तो गंगटोक, ध्यान रखिएगा आप। नेपाल से लगी सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है ना सर। तो ये 5 राज्य जो है ना जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन, भारत से श्रीलंका को अलग करता है क्या, तो पाक जल संधि हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है ना भारत से श्रीलंका को अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत का मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के ना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है भारत का मुख्य विस्तार है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा कैंसर लाइन, ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है साथियों, 5 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या 6 राज्य। तो कर्क रेखा जो है ना ये भारत के 8 राज्य से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए 8 राज्य कौन कौन से है आपका। भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन जो है ना 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये जो 8 राज्य है ना इससे गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखिए इसके लिए आपको ट्रिक भी है क्या, तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है कर्क रेखा वाले राज्य का ट्रिक। देखिए कैसे आपका काम करेगा। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या तटीय मैदान। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है साथियों, क्या हो जाएगा आपका, तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय पठार जो है ना भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी की ऊंचाई कितनी है, दक्षिण भारत साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी जो है ना अन्नामुदी, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2600, बता सकते कितना है इसका, तो 2695 मीटर ना, ऑप्शन नंबर अगर सी आ जाएगा ना, 2695 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नांकित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है,
भारत से लौह अयस्क का आयात निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक करता है? तो जापान, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना। जापान को जो है, जापान को सबसे अधिक लोहा निर्यात किया जाता है इंडिया से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं क्या? बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से को हम लोग किस तरह से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बिहार में हिमालय की जो है ना शिवालिक श्रेणी, उसको बोलते हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। तट रेखा से कितने एनएम यानी नॉटिकल माइल, तो तट रेखा से कितने नॉटिकल माइल क्षेत्र जो है ना सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 200 एनएम। और ये सवाल, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक का जो होता है क्षेत्र ना, उसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, एनएम क्या होता है? ये अब होता है नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल को बोलते हैं एनएम। और एक एनएम में आपका होता है 1.852 किलोमीटर। 1 NM इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी सवाल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से जो है ना 19.2 किलोमीटर जो होता है ये राष्ट्रीय संपदा होता है, ऑप्शन नंबर सी। और आज का, ठीक है, आपका ये अंतिम सवाल, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था साथियों? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब लागू किया? 1956, 1966, 1976 या 1986? और ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो है ना, कमेंट बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप जरूर देखिए। और STET का यदि आप रिवीजन क्लास ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 7909089503, ठीक है। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हो 7909098503 पे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।